निफ्टी ने 25,000 का लेवल तोड़ दिया और साथ ही साथ 24,900 का लेवल भी तोड़ दिया और 24,800 के आसपास आके सेटल हो गया। तो जितने लोग ये सोचते थे कि इंसान हो या मार्केट जाना तो ऊपर ही चाहिए और लॉन्ग पोजीशन लेके बैठे थे, वो सब लॉस में चले गए। अगर आप ये सोच रहे हो और ये परेशानी में हो कि अब हमने क्या करना चाहिए, नेक्स्ट वीक के लिए हमने क्या स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए, इंडेक्स के ऊपर रहे या स्टॉक स्पेसिफिक रहे, तो आप बहुत सही जगह पे आए हो। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अभिनव शर्मा, फुल टाइम ट्रेडर, और ये वीडियो की सीरीज में आपके लिए इसीलिए लेके आया हूँ जहाँ पे हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू कौन से सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस के तौर पे कौन से लेवल्स कितने इंपॉर्टेंट है, कौन से ऐसे सेक्टर्स है जो हो सकता है परफॉर्म करेंगे, हो सकता है परफॉर्म नहीं करेंगे, और स्टॉक स्पेसिफिक भी कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो हो सकता है कि अगले हफ्ते आपको अच्छा प्रॉफिट्स दे सकते हैं ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। डिस्क्लेमर, मैं सभी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। ये वीडियो मैं इसके लिए बना रहा हूँ, ये जस्ट एक एजुकेशनल वीडियो है ताकि आप लोग खुद सक्षम बने कि आप ट्रेड्स ले सके, आप अंडरस्टैंड कर सके कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं ट्रेड लेने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट से मुझे बताना कि अगर कोई सजेशन आपके रहेंगे और ये वीडियो कैसा लगा। बहुत सारे शेयर्स है, एफ में 200 प्लस शेयर्स है, कैश में तो बहुत ज़्यादा है। तो जितने शेयर्स मैं ट्रैक करता हूँ मैं सिर्फ उतने के बारे में बात करूँगा, उसके अलावा मैं बाकी शेयर्स के बारे में बात नहीं करूँगा। हो सकता है दूसरे शेयर्स में भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो सकता है जो मैं ट्रैक नहीं कर रहा हूँ, तो उसके लिए वो शेयर्स शायद से मुझसे मिस हो जाए। तो आते हैं पहले पार्ट ऑफ द वीडियो पे। पहले पार्ट ऑफ द वीडियो पे आते हैं जहाँ पे हम निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी की बात मैं इसीलिए करूँगा क्योंकि इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू कहाँ पे सपोर्ट्स है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये हम देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले आउटस्टैंडिंग ओ आई, ओपन इंटरेस्ट जो हम बोलते हैं, वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे सेंसिबल पे लॉगिन करने के बाद में आपको ओपन इंटरेस्ट सारे दिख जाते हैं। तो यहाँ पे हमें मेजरली देखना क्या है, कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स कहाँ पे है, इसी से हम डिसाइड कर सकते हैं और हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नेक्स्ट मूव कहाँ पे हो सकती है, सपोर्ट्स कहाँ पे है, रेजिस्टेंसेस कहाँ पे है। कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स का मतलब क्या होता है? कॉल राइटर्स वो होते हैं जहाँ पे जो लेवल पे कॉल राइटिंग हुई है वो एज अ रेजिस्टेंस बोल के काम करता है, बिकॉज वहाँ पे कॉल सेल हो रही है। तो जो भी बंदा कॉल सेल करके जा रहा है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो ऑप्शन का वैल्यू ज़ीरो हो जाए, और कॉल का वैल्यू ज़ीरो कब होगा? जब निफ्टी नीचे जाएगी। सेम इज़ द केस विद पुट राइटर्स, जहाँ पे पुट राइटिंग आपको बहुत अच्छे लेवल पे दिख रही है, वॉल्यूम बड़ा दिख रहा है, दैट एक्ट्स एज अ सपोर्ट। सो यहाँ पे सेंसिबल पे हम आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको निफ्टी की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट जो फ्राइडे को डेवलप हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे बड़ी कॉल राइटिंग हुई है 25,000 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर। 25,000 के स्ट्राइक के ऊपर अगर आप यहाँ पे देख सकते हो कि कॉल जो 9:15 बजे हुई थी वो 49.97, मतलब 50 लाख कॉल सेल खड़ी थी, और इंट्राडे में 1 करोड़ कॉल्स सेल हुई है। तो जो आउटस्टैंडिंग ओ है वो बढ़ के 1.5 CR हो चुका है। सो यू कैन जस्ट इमेजिन द इंटेंसिटी ऑफ कॉल राइटिंग, और ये अब एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। सिमिलरली 24,900 के ऊपर भी अगर आप देखते हो, 9:15 सिर्फ 6 लाख कॉल बिकी थी, उसके बाद में 62.4 लैक्स कॉल बिकी है, और वो अब टोटल आउटस्टैंडिंग हुआ है 68 लैक्स का हो चुका है। पहले जो कॉल राइटिंग हुई थी वो 25,200 25,300 के आसपास हुई थी, अगर आप जैसे देख सकते हो 81 लैक्स का आउटस्टैंडिंग हुआ है, 25,200 के स्ट्राइक प्राइस पे था, बट अब वो बढ़ के 1.28 CR हो चुका है। तो अगर हम देखते हैं तो 25,000, 25,100, 25,200, यहाँ पे करोड़ों में आउटस्टैंडिंग हुआ है कॉल का खड़ा है। इसका मतलब क्या है कि ये अब बहुत बड़े रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। ये चार्ट पे भी मैं आपको दिखाऊंगा कौन से लेवल्स और इम्पोर्टेंट है। तो आउटस्टैंडिंग ओ से हम ये निकाल सकते हैं कि रेजिस्टेंसेस कहाँ पे है, और अगर थोड़ा सा और एग्जैक्ट पिन पॉइंट करके ले आना है तो वो हम चार्ट्स के ऊपर देखेंगे। अब हम पुट राइटिंग आते हैं। पुट राइटर्स कहाँ पे है? पुट राइटर्स ने धीरे धीरे एग्जिट करना शुरू कर दिया था बड़े लेवल से। तो सबसे बड़ा जो एक ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, जो सबसे ज़्यादा पुट कॉन्सेंट्रेशन खड़ा है, वो खड़ा है अभी 24,800 के लेवल पे। 24,800 का लेवल भी इंपॉर्टेंट क्यों है? पुट राइटिंग वहाँ पे थोड़ी सी क्यों हुई है वो भी मैं आपको बताऊँगा चार्ट्स पे जब हम जाएंगे। बट अगर आप देखते हो तो एक 24,700 के ऊपर भी, 24,600 के ऊपर भी, और 24,500 के ऊपर भी कोई भी पुट राइटिंग इतनी अच्छे लेवल पे नहीं है
या करोड़ों के अमाउंट में नहीं है जितनी कॉल राइटिंग हुई है। तो इससे आप देख सकते हो कि यहाँ पे निफ्टी अब सेल ऑन राइज का जो एक थीम है उसके ऊपर चल सकता है। ये हो गई निफ्टी की बात। अगर अब हम निफ्टी बैंक के ऊपर आते हैं तो निफ्टी बैंक के ऊपर भी सेम वही सिचुएशन है। 57,000 का जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल था जब वो ब्रीच हुआ तो अब 57,000 पे कॉल राइटर्स बहुत अच्छे से अब बैठ चुके हैं। 20 लाख का टोटल आउटस्टैंडिंग OI 57,000 के स्ट्राइक प्राइस पे हो चुका है। और उसके अगेंस्ट जो सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग हुई है वो है 56,000 के लेवल पे। बट 56,000 के लेवल पे भी अगर आप देख सकते हो तो 13.47 लाख्स का आउटस्टैंडिंग OI था और उसमें पुट चेंज अगर आप देखते हो तो -89,460 है। मतलब क्या हुआ, पुट राइटर्स ने थोड़ा सा यहाँ पे एग्जिट ढूंढा है और अभी भी आउटस्टैंडिंग OI 12.5 लाख के आसपास है। बट पुट राइटर्स के पास अब थोड़ा कन्विक्शन कम हुआ है। बाकी के लेवल्स हम चार्ट पे जाके देखेंगे कि कौन से लेवल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जहाँ पे बैंक निफ्टी बंद हुई है वहाँ पे पुट राइटर्स थोड़े से पुट्स उन्होंने ऐड किए हैं। बट अगर आप देखते हो तो कॉल राइटिंग जो 9:15 बजे थी वो 3 लाख के वहाँ पे थी और इंट्राडे में 3.69 लाख्स कॉल बिकी है। मतलब ऑलमोस्ट 105% का इंक्रीज़ है 56,500 के ऊपर। तो आप देख सकते हो कि कॉल राइटर्स को कितना कॉन्फिडेंस है कि यहाँ से निफ्टी बैंक निफ्टी नहीं चलेगा। सो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने आपको बताया जो ओपन इंटरेस्ट के तौर पे बहुत, अगर आप ये चीज़ देखते हो, आप ये फॉलो करते हो, कॉल राइटिंग कहाँ हो रही है, पुट राइटिंग कहाँ हो रही है, तो ये आपको मोटा मोटी एक रेंज बता देते हैं कि हो सकता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी ये रेंज में ही मूव करेंगे। तो इससे आपको आसानी होगी आपके ट्रेड्स ढूंढने में और आइडेंटिफाई करने में। अभी हमने देखा कि आउटस्टैंडिंग OI से आप कैसे इंटरप्रेट कर सकते हो कि मार्केट की मूव्स कहाँ पे आ सकते हैं। अभी हम टेक्निकली देखते हैं कि कौन से ऐसे लेवल्स है जो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे निफ्टी का डेली चार्ट ओपन है। यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न भी मैंने बना के रखा था जो ब्रेक हुआ भी था बट अल्टीमेटली ब्रेकडाउन आ गया और ये फ्लैग पैटर्न का अभी तो कोई मीनिंग रहा नहीं। डेली पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे येलो लाइन जो आपको दिख रही है और वो लेवल है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 24,957 का ये लेवल है जो पहले डिफेंड हो रहा था बट अल्टीमेटली आज निफ्टी ने वो लेवल, फ्राइडे को लेवल वो तोड़ दिया। सो अब ये रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। इसीलिए 24,900 पे और 25,000 पे बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई है। तो ये टेक्निकल रीज़न था। अब अगर सपोज मैं इसको वीकली चार्ट्स पे शिफ्ट करता हूँ तो आपको एक और चीज़ समझ में आएगी। हमारा 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निफ्टी का जो ब्लैक लाइन में है 24,925 के लेवल पे है, वो भी हमने फ्राइडे को तोड़ दिया। सो अब कॉल राइटर्स का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया है बिकॉज निफ्टी वो लेवल को रीगेन नहीं कर पाया और उसके 100 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ। इसीलिए कॉल राइटर्स का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है और पुट राइटर्स के पास में कोई कन्विक्शन नहीं है। 24,800 का लेवल ये एक लेवल डिफेंड हुआ है बट ये टेक्निकली एक लेवल है। अगर सपोज मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, ये अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो आप देख सकते हो कि प्रीवियसली दिसंबर के वहाँ पे हमने ये लेवल रेजिस्टेंस के तौर पे काम करी थी, यहाँ पे वो लेवल्स सपोर्ट के तौर पे काम करी थी। तो अब ये हो सकता है कि निफ्टी यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाएगा बट कॉल राइटर्स, मूविंग एवरेजेस प्लस रिजल्ट्स का जो एक फैक्टर है, मुझे नहीं लगता है कि निफ्टी बहुत टाइम तक ऊपर स्पेंड कर पाएगा। किया तो बहुत अच्छी बात है बट अभी जो डेटा बोल रहा है उसके हिसाब से तो ये नहीं लग रहा है। तो ये यहाँ से एक थोड़ा सा सपोर्ट ले सकता है बट अल्टीमेटली जो एक मेजर सपोर्ट है जो नीचे हमें दिख रहा है वो कौन सा दिख रहा है, ये जो ग्रीन लाइन आप देख सकते हो दैट इज़ 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो 24,576 के लेवल पे। तो लॉजिकली अगर हम देखा जाए तो 24,600 के आसपास एक सपोर्ट आता है। अब अगर इसको मैं वीकली पे भी ड्रॉ करता हूँ और ये जो 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था इसको मैं 20 कर देता हूँ। सो ये भी आप देख सकते हो ये आता है 24,547। मतलब 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑलमोस्ट सेम लेवल्स पे अलाइन है। तो हो सकता है कि निफ्टी यहाँ पे आके एक सपोर्ट ले और फिर से ऊपर जाए। जब तक निफ्टी 25,100 के ऊपर नहीं बंद होती है
जब तक कॉल राइटर्स एग्जिट नहीं लेते हैं, पुट राइटर्स स्ट्राइक प्राइसेस पे रीगेन नहीं कर पाते हैं, तब तक निफ्टी सेल ऑन राइज के मोड पे ही रहेगी। अब नेक्स्ट हम आते हैं, ये तो हो गई निफ्टी की बात, अब हम आते हैं निफ्टी बैंक के ऊपर। निफ्टी बैंक की अगर हम बात करते हैं तो ये एक टेक्निकल चैनल है जो निफ्टी बैंक बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा है, और ये निफ्टी बैंक का वीकली टाइम फ्रेम है। ये बहुत अच्छे से ये चैनल को फॉलो कर रहा है, ये टेक्निकली आप देख सकते हो, ठीक है। अब अगर सपोज निफ्टी बैंक की हम बात करते हैं तो निफ्टी से एक शेड बेटर है। क्यों, इसका रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ पे 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ पे प्लेस किया है, जो आ रहा है 56,050 के लेवल्स पे, जहाँ पे पुट राइटर्स थोड़े से विजिबल है। सो अब ये लेवल एक सपोर्ट के तौर पे काम कर सकता है। निफ्टी ने ये लेवल ऑलरेडी तोड़ दिया है, बट बैंक निफ्टी ने अभी तक वो लेवल नहीं तोड़ा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि निफ्टी बैंक एक शेड बेटर है। अगर मैं इसको डेली पे भी शिफ्ट करता हूँ तो निफ्टी बैंक ने भी 10 और 20 डे तो सरेंडर कर दिया है, बट अभी भी जो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो 56,113 के लेवल्स पे अभी भी आ रहा है। तो 50 डेमा अभी भी निफ्टी बैंक पे प्रोटेक्टेड है, जो निफ्टी ने ऑलरेडी तोड़ दिया है। तो ये लेवल भी 56,000 के आसपास ही आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि 56,000 तक बैंक निफ्टी रिट्रेस हो सकती है, अनलेस 57,000 के लेवल्स फिर से रीगेन नहीं होते। तो ये थी निफ्टी बैंक निफ्टी की बात। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो पे। अभी हम देखते हैं सेक्टर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ये हफ्ते कैसे रही, कौन से ऐसे सेक्टर्स थे जिसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और कौन से सेक्टर्स थे जिसने बहुत बड़ा ब्रेकडाउन दिया है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की तो बात होगी, तो जो मेजर सेक्टर्स है निफ्टी आईटी के ऊपर हम आते हैं। इसको मैं वीकली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसको मैं नॉर्मल कैंडल्स पे शिफ्ट करता हूँ। सो निफ्टी आईटी ने एक बहुत बड़ा ब्रेकडाउन दिया है। ये पूरे हफ्ते में निफ्टी आईटी 4% स्लिप हुआ है। तो अगर आपको शॉर्ट करना है तो निफ्टी आईटी एक सेक्टर है जो आप शॉर्ट करने के लिए देख सकते हो। देन निफ्टी फार्मा अगर हम देखते हैं, अगर बाज़ार को खांसी होती है तो सबसे पहले दवाई याद आती है, तो निफ्टी फार्मा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ये एक लेवल भी है जहाँ पे निफ्टी फार्मा ने एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट को रिटेस्ट भी किया है, तो हो सकता है कि फार्मा शेयर्स अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं। निफ्टी ऑटो की अगर हम बात करते हैं तो ये एक बहुत अच्छा लेवल था जहाँ पे निफ्टी ऑटो ने टेस्ट किया, बट अल्टीमेटली वो ब्रेकआउट अभी नहीं दे पाया है। तो हो सकता है कि आगे जाके ब्रेकआउट दे, बट एज ऑफ नाउ तो ये एक बहुत बड़े रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है, जो ये लेवल यहाँ पे मैंने आपको बताया। निफ्टी एनर्जी की हम बात करते हैं तो ये 2% के आसपास पूरे वीक में इसने परफॉर्म किया। देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई ब्रेकआउट नहीं है, रेजिस्टेंस यहाँ पे एक अच्छा लेवल था, अगर यहाँ से पार होता तो और ऊपर जा सकता था, बट वहाँ से वो रिट्रेस हो गया। फिर निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो ये भी कुछ खासा परफॉर्मेंस नहीं दे पाया। एफएमसीजी का एक ये लेवल है, जो लेवल अगर हम देखें तो यहाँ से निफ्टी एफएमसीजी ने एक बहुत बड़ा ब्रेकडाउन दिया है। ऑलमोस्ट 3.41% ये हफ्ते में डाउन है। जो पिछले वीक के मूव्स थे वो पूरे के पूरे उसने निगेट कर दिए, थैंक्स टू नेस्ले का जो रिज़ल्ट आया था और एक एफएमसीजी कंपनी का जो रिज़ल्ट आया था, उसके वजह से पूरा मूड माहौल बिगड़ गया है। निफ्टी इंफ्रा की अगर हम बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 1.63% माइनस था, हाइज में गया, बट वापस से रिट्रेस होके नीचे आया। पीएसयू स्टॉक्स भी अगर हम देखते हैं तो पीएसयू स्टॉक्स ने भी 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तोड़ दिया है और यहाँ से एक ब्रेकडाउन की तैयारी कर रहे हैं। पीएसयू बैंक लग तो रहा था कि एक बहुत अच्छे ब्रेकआउट की तरफ थे, ये एक लेवल था 7,200-300 के आसपास, बट वो लेवल यहाँ पे नहीं टूटा है और वहाँ से निफ्टी पीएसयू बैंक्स भी नीचे आ गए हैं। फिर अगर मैं निफ्टी रियलिटी इंडेक्स की बात करूँ, सो निफ्टी रियलिटी इंडेक्स ने काफ़ी डिसअपॉइंट किया है एक अच्छे मूव के बाद में, बिकॉज आरबीआई की मूव के बाद में बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया था, लग रहा था कि निफ्टी रियलिटी सेक्टर बहुत अच्छा चलेगा, बट अल्टीमेटली वो भी इतना अच्छा नहीं चला और जो पिछले वीक के पूरे गेंस थे वो पूरे गेंस उसने गंवा दिए। मिड कैप स्मॉल कैप की अगर हम बात करें तो मिड कैप स्मॉल कैप भी ये हफ्ते की बहुत हैमरिंग हुई है, बट मिड कैप आप देख सकते हो कि 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अभी भी ऊपर है, 57,874 के अभी भी ऊपर है, तो वहाँ पे थोड़ी सी राहत है। स्मॉल कैप भी 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अभी भी ऊपर है। सो फार्मा वॉज द सेक्टर जिसने अच्छा परफॉर्म किया।
IT एंड FMCG थे जिन्होंने बहुत डिसअपॉइंट किया। तो लॉन्ग शॉर्ट्स कहाँ पे करना है ये आपको ध्यान में आ सकता है ये वीकली मूव के बाद। अभी हम आते हैं स्टॉक्स के ऊपर कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं या कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो अंडर परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले उन पे आते हैं जो सबको चाहिए कि भाई कौन से शेयर्स बढ़ सकते हैं, बिकॉज आई नो बहुत सारे लोगों को शॉर्टिंग नहीं आती है, शॉर्ट सेल करना डिफ़िकल्ट जाता है, हमको बाय करके सेल करना ही अच्छा लगता है। सो सबसे पहले हम वही स्टॉक्स लेंगे जो हो सकता है कि यहाँ से सपोर्ट लेके जब अगर सपोज निफ्टी चलेगी तो यहाँ से अच्छे मूव्स दे सकती है। अब मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर दूंगा। सो नाउ सबसे पहला जो स्टॉक मुझे लगता है कि यहाँ से ये अच्छा लगता है दैट इज़ DLF। DLF का चार्ट अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो DLF यहाँ से एक बहुत अच्छी मूव तो दिया था जब RBI की पॉलिसी अनाउंसमेंट हुई थी और वहाँ से थोड़ा कंसोलिडेशन मोड में गया। और जो DLF के प्रीवियस हाइस थे, अगर सपोज मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ अगर सबके इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये जो लेवल है यहाँ से थोड़ा सा और नीचे मैं इसको शिफ्ट करता हूँ, दिस वन 812 के आसपास, 810 से लेके 815 का वो लेवल है जो DLF ने बहुत बार डिफेंड किया है और अभी भी रिसेंटली भी DLF ने वो लेवल डिफेंड किया है और अभी भी DLF उसके नीचे क्लोज नहीं हुआ है, जबकि निफ्टी बहुत वीक हो चुका है, रियलिटी इंडेक्स भी बहुत वीक हो चुका है, बट DLF ने वो लेवल तोड़े नहीं है। सो मुझे लगता है कि DLF एक ऐसा स्टॉक है जो यहाँ से सपोर्ट ले सकता है और जब मार्केट चलने लगेगा तो हो सकता है कि DLF एक नेक्स्ट अप मूव की शुरुआत कर सकता है। देन नेक्स्ट स्टॉक पे हम आते हैं, जैसे हमने देखा कि फार्मा सेक्टर्स बहुत अच्छा चल रहा है और इप्का लैब्स यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज इप्का लैब्स ने एक बहुत अच्छा जो लेवल है वो एक लेवल उसने क्रॉस करने की कोशिश भी की है। ये एक रेंज थी जो फरवरी से इप्का लैब तोड़ने की कोशिश कर रहा था और फाइनली इप्का लैब्स वो लेवल के आसपास बंद हुआ है, वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छे डेवलप हुए हैं। ये हाइकेनेशी कैंडल्स है, इसको मैं नॉर्मल कैंडल्स पे कन्वर्ट करता हूँ। ये नॉर्मल कैंडल आप देख सकते हो, ऊपर से नीचे बहुत स्लिप हुआ है इप्का लैब्स, बट मुझे लगता है कि यहाँ से अगर सपोर्ट लेके ये लेवल्स पे सपोर्ट लेके अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है तो ये एक बहुत अच्छे ब्रेकआउट की तैयारी रहेगी, बिकॉज जब ये ब्रेकआउट आया तो वॉल्यूम्स अच्छे डेवलप हुए हैं। हाँ ऑफकोर्स इसका रिजल्ट आने वाला है तो रिजल्ट के ऊपर ही बहुत सारी चीज़ें इम्पैक्ट करेगी। रिजल्ट ख़राब आया तो हो सकता है कि ये ब्रेकडाउन भी दे दे, बट अगर रिजल्ट अच्छा आया तो यहाँ से ये चल सकता है। तो इप्का लैब इज़ अनदर स्टॉक जो हो सकता है कि यहाँ से थोड़ी सी हमें रिलीफ दे दे। अनदर स्टॉक इज़ फार्मा सेक्टर से ही लेंगे, बायोकॉन। बायोकॉन अगर आप देख सकते हो द चार्ट्स एक्सप्लेन इट सेल्फ कि ये एक लेवल है 404 408 का जो बायोकॉन अभी तक तो क्लियर नहीं कर पाया है, बट बायोकॉन अभी भी 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। निफ्टी ने 10 डे 20 डे 50 डे एवरेज ब्रीच कर दिया है, बट बायोकॉन अभी भी 10 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है। दिस शोज़ स्ट्रेंथ। तो आपको अगर देखना है कि कौन से स्टॉक्स में स्ट्रेंथ है, कौन से स्टॉक्स में वीकनेस है, तो आपको यही देखना है कि अगर आपको स्ट्रेंथ ढूंढनी है तो आप ये ढूंढो कि कौन से ऐसे शेयर्स हैं जो मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, रेंज ब्रेकआउट्स दे रहे हैं, जहाँ पे वॉल्यूम्स अच्छा डेवलप हो रहा है। और अगर आपको ये देखना है कि कौन से स्टॉक्स वीक है तो आपको बस ये देखना है कि निफ्टी ने तो 10 20 50 तोड़ दिया, ऐसे कौन से शेयर है जो ऑलमोस्ट 200 के नीचे भी चले गए, ऐसे भी बहुत सारे शेयर्स हैं। तो शॉर्ट करते टाइम पे वीक शेयर्स को शॉर्ट करना है, लॉन्ग करते टाइम पे स्ट्रॉन्ग शेयर्स को लॉन्ग करना है। तो बायोकॉन अगर 408 410 का लेवल यहाँ पे क्रॉस करता है तो एक नेक्स्ट अप मूव यहाँ पे बायोकॉन को मिल सकता है। अभी वीकली के ऊपर भी अगर मैं बताऊँ तो आप देख सकते हो कि एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे आ सकता है। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 420 से लेके तो 404 का जो ये लेवल है यहाँ पे बायोकॉन कंसोलिडेट कर रहा है। जब भी यहाँ पे बायोकॉन ये लेवल क्रॉस करेगा तो हो सकता है कि एक बहुत बड़ी मूव हमको बायोकॉन में देखने को मिल सकती है। अब ये हो गए ऐसे शेयर्स जो चल सकते हैं। अब
हम ये देखते हैं कि कौन से शेयर्स ऐसे हैं जहाँ पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती है। वैसे तो लिस्ट बहुत लंबी है, बिकॉज निफ्टी ने इतना डाउन ट्रेंड दिया है तो बहुत सारे शेयर्स अभी डाउन ट्रेंड में आ चुके हैं। बहुत सारे जैसे हमने देखा इंडेक्स, सेक्टर स्पेसिफिक इंडेक्स है जो डाउन ट्रेंड में अभी आ चुके हैं। तो कौन से ऐसे शेयर्स है, तो इसमें से कुछ शेयर्स मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। सबसे पहला अगर हम देखते हैं तो विप्रो की अगर हम बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि विप्रो एक ऐसा है शेयर है जो हो सकता है कि यहाँ से एक ब्रेकडाउन दे दे। चार्ट्स को थोड़ा मैंने क्लीन कर दिया, हाइकेनेशी कैंडल स्टिक पे आ गया। ये हाइकेनेशी कैंडल स्टिक क्या होती है, इसमें ट्रेड कैसा होता है, इसका वीडियो मैं बाद में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे विप्रो आप देख सकते हो कि विप्रो सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे है, एक क्रूशियल लेवल पे अभी है, वहाँ से भी नीचे गया है। आईटी में बहुत शॉर्टिंग हो रही है जैसे हमने देखा, तो हो सकता है कि विप्रो और डाउनफॉल और डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू रहे। देन नेक्स्ट शेयर हम देखते हैं आईजीएल। आईजीएल पुराने जो वीडियो मैंने बनाया था, मुझे ऐसा लगा था कि आईजीएल यहाँ से परफॉर्म करेगा, बिकॉज आईजीएल ने एक बहुत अच्छा लेवल क्रॉस किया था, बट वहाँ पे वो सस्टेन नहीं कर पाया, और सस्टेन तो नहीं किया। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे आईजीएल ने जो एक पॉइंट तक ऑलमोस्ट 10 जुलाई तक जो सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर था, अब वो सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे क्लोज हुआ है। इवन 200 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ है। तो दिस शोज़ कि यहाँ पे बहुत वीकनेस है, और हो सकता है कि यहाँ पे वीकनेस कंटिन्यू रहेगी। देन नेक्स्ट अगर हम स्टॉक देखते हैं तो डीमार्ट का मैं नॉर्मल स्टॉक ओपन करता हूँ, बिकॉज फ्यूचर्स ट्रेडिंग पे अभी आए हैं तो मूविंग एवरेजेस इतने अच्छे से अलाइन नहीं होते, प्राइस में मूविंग एवरेज के थोड़ा प्रॉब्लम आता है। तो डीमार्ट का अगर हम देखते हैं तो डीमार्ट का ये जो लेवल है, ये डीमार्ट को डिफेंड करना बहुत ज़रूरी है। और अगर डीमार्ट ये जो लेवल है वो डिफेंड नहीं कर पाता है, तो हो सकता है कि ये और यहाँ पे शॉर्टिंग विजिबल हो सकती है। रिजल्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं तो अब नेक्स्ट क्वार्टर तक तो रिजल्ट का कोई टेंशन है नहीं। बट डीमार्ट अगर सपोज 3000 के लेवल के नीचे जाता है, तो हो सकता है कि डीमार्ट में और शॉर्टिंग विजिबल हो सकती है। देन नेक्स्ट हम आते हैं एबीबी के ऊपर। दिस इज़ माय फेवरेट स्टॉक टू शॉर्ट, बिकॉज निफ्टी जब इतनी चल चुकी है, आप देख सकते हो कि ये 17 अक्टूबर को जो स्टॉक 9000 के लेवल पे था, वो अभी 5640 के लेवल्स पे आ चुका है। और जब निफ्टी बीच में भी चली थी तो एबीबी ने उसके पुराने हाईज क्रॉस नहीं किए थे। दिस शोज़ वीकनेस, यहाँ पे वीकनेस है, वहाँ से फिर ऊपर भी आया, बट अल्टीमेटली फिर से नीचे आया और एक शॉर्ट का पैटर्न यहाँ पे बना रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एबीबी में भी थोड़ी सी शॉर्टिंग हो सकती है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिल सकती है। देन लास्ट हम देखते हैं ऑटो सेक्टर से, बिकॉज ऑटो का हमने देखा कि वो हो सकता है कि ब्रेकआउट जो एक लेवल था, ब्रेकआउट अभी नहीं किया है, और अगर यहाँ से रिवर्स होता है तो जो शॉर्ट करने के लिए अगर कोई शेयर है तो बजाज ऑटो आप देख सकते हो। यहाँ पे जो लेवल है, ये लेवल अगर ब्रीच होता है तो बजाज ऑटो में एक बड़ी शॉर्ट विजिबल है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो रिसेंटली लो, अगर ये वाला लेवल 8000 का जो लेवल है वो अगर बजाज ऑटो तोड़ देता है, तो यहाँ पे भी अच्छी शॉर्टिंग हो सकती है। ये बजाज ऑटो भी सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे ही है। तो जैसे मैंने बताया, अगर आपको वीक शेयर्स ढूंढने हैं तो आप ऐसे देखो जो सारे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, बिकॉज वीक स्टॉक्स ही रहेंगे जो सबसे पहले गिरेंगे, और वहाँ पे आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। ये एक जस्ट एक लिस्ट थी जो मैं ट्रैक कर रहा हूँ। हो सकता है कि इसके अलावा भी आपको बहुत सारे शेयर्स मिलेंगे जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे रहे होंगे, वो भी आप कमेंट से मुझे बता सकते हो। आप शेयर करोगे, मुझे पता चलेगा, तो मुझे मेरा भी नॉलेज इसमें इम्प्रूव होगा। तो ये था ये वीडियो का एंड। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और ज़रूर कीजिएगा, और आपके सजेशंस मुझे दीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपको और कौन सी चीज़ें सीखनी है जिसके मैं वीडियोज़ आगे बना सकता हूँ। वीडियो के आखिरी तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।